जब वो फार्म हाउस आई तो नौकरानी से पता चला था कि नितिन कहीं जरूरी काम से चला गया है। जब से नितिन मधु को ब्याह कर फार्म हाउस लाया था तब से उसके लिए एक पर्सनल नौकरानी सोनी को रखा था ताकि मधु को अकेलापन महसूस ना हो। मधु नितिन के गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते आज अच्छे से तैयार हुई और नितिन का वेट करने लगी। आईने में खुद को देखा तो उसका दिल धड़क उठा था, ये जानते हुए कि वह उसे नहीं देख सकता। फिर भी वह बहुत खूबसूरत तैयार हुई थी। रात काफ़ी देर उसका जाग कर इंतजार करती रही, लेकिन वह नहीं आया तो थक हार कर वह गुस्से से अपना कपड़ा चेंज करती। एक नाइटी निकाल कर पहन कर उसे शर्म तो बहुत आई थी, लेकिन एक तरफ से दिल तसल्ली में भी था कि कौन सा नितिन उसे इस हाल में देख सकेगा। क्यों न अपने शौक पूरा कर ले। रेड कलर की नाइटी में जो घुटनों तक आती थी, उसके ऊपर सिर्फ जालीदार कोट था और उसमें एक अप्सरा लग रही थी। बिस्तर पर लेटे लेटे नितिन की जगह बिस्तर पर हाथ फेरती उसके ख्यालों में खो गई थी। नींद में डूबी उसे पता ही नहीं चला। रात के 2 बज रहे थे जब नितिन घर में दाखिल हुआ था। उसके कपड़े खून में बिल्कुल सने हुए थे। चेहरे पर गुस्से का असर दिखाई दे रहा था, जैसे रास्ते में आती हर चीज को कुचलते हुए आया हो। अपने होंठ तेजी से भींचकर सीढ़ियां चढ़ता अपने कमरे की तरफ बढ़ा। नहीं जानता था कि मधु वापस आ चुकी है या नहीं, लेकिन वह फिर भी इस हालत में रूम में नहीं जा सकता था। अपने स्पेशल रूम में जाते उसने अपनी शर्ट उतारकर जमीन पर रख दी। अपने चेहरे और चेस्ट को देखा जहां पर चाकू के जख्म के निशान थे। अपने जख्मों को अच्छे से साफ करता हुआ उन पर दवाई लगाता नहाने चला गया था। नहाकर आया तो टॉवल बांधे ही बाहर निकल आया। यहाँ उसका कोई ड्रेस भी नहीं था, इसलिए उस रूम को लॉक लगाता अपने रूम की तरफ बढ़ गया। जैसे ही दरवाजा खोला, कमरे में डिम लाइट जल रही थी। वह एक पल को चौंक सा गया। नजरें झटक कर बिस्तर पर उस लेटी हुई खूबसूरत सी अप्सरा पर जा ठहरी, जो रेड कलर की नाइटी पहने अपने जिस्म के हर एक हिस्से को पूरे फैलाकर कमरे में पड़ी थी। वह इस वक्त उस कमरे के माहौल को और ही बदल कर रख चुकी थी। बेकाबू नितिन का हाथ अपने खुले हुए सीने पर जा टिका था, जो बहुत ही धीरे धीरे हरकत करने लगा था। अब धीरे धीरे कदम उठाता हुआ बेड के पास खड़ा हो गया था। बहुत गहरी निगाहों से वह गहरी नींद में सो रही थी। मधु को सर से पैर तक भरपूर अंदाज में देख लेने के बाद उसकी नजरें उसकी टांगों की ओर गई। नितिन के दिल के अंदर जज्बातों का तूफान शुरू होने लगा था। तभी मधु करवट बदल गई। अभी पूरी तरह से उसके हर एक को नितिन अच्छे से देख सकता था। अब खुद पर काबू रखना उसके लिए बहुत मुश्किल लग रहा था। घुटनों के बल बिस्तर पर उसके पास आता वह गहरी निगाहों से फिर से उसे पूरा निहारने लगा। हे भगवान, इतनी खूबसूरत लड़की एक ही अप्सरा हो सकती है। हे भगवान, इतनी खूबसूरत औरत दी है मुझे। मेरी पत्नी का कोई जोड़ नहीं। वह जरा सा उसके आगे झुकता, उसके माथे पर अपने होंठ रखता आंखें मूंद गया था। ठंडे होठों का दबाव पाते एक पल को मधु के जिस्म ने झुरझुरी ली थी। फिर से नींद में खो गई। नितिन की यहाँ बस हुई थी। अब तो वह बहकता जा रहा था। कुछ पल पहले जहाँ उसका दिमाग गर्म था, अब बिल्कुल ही ठंडा हो गया था। उसे उस खूबसूरत हसीना को देखकर अपने बाहों में कैद कर लेने का मन कर रहा था। वह उसके गालों पर मोहब्बत भरा किस करता, सख्त हाथों से उसके जिस्म को महसूस करता। गहरा सांस भर गया। एकदम उसके ऊपर जाते, बिना उस पर वजन डालते, अपना जिस्म उसके साथ जोड़ता बहकता जा रहा था। अचानक ही तेज खुशबू ने मधु के होश हवास को जगाया था। वह धीरे से अपनी आंखें खोलकर ऊपर करती खुद ही उससे लिपट गई थी। नितिन को देखते बिल्कुल चुप हो गई। वह बहुत ही लाल आंखों से उसे देखे जा रहा था। उसके देखने से ही एक पल को मधु का दिल बुरी तरह से डरा था। सांस गहरी हुई थी और दिल की रफ्तार बड़ी तेजी से चल पड़ी थी। उसके होंठ पर फोकस करता उसने बिना पलक झपकाए देखे जा रहा था। उसका खुला जिस्म, चट्टानी बॉडी देखते हुए कांप उठी थी। उसके चौड़े सीने में मधु बिल्कुल छुप सी गई थी। तो ब्यूटीफुल। वह उसकी गर्दन पर अपना होंठ रखता गहरा सांस भरते बोला और अपने होंठ उसके गर्दन से जोड़ गया। जब मधु अपने होठों पर दबाव महसूस करती, मधु एकदम बुरी तरह से कांपने लगी थी। ये सब क्या हो गया मधु, आप तो बहुत कांप रही हो। ये सारी तैयारी तो मेरे लिए ही है ना। वह बोलता उसके होठों को अपने होठों में दबाकर उसे और बेकाबू कर गया। प्लीज पीछे हटो, यहाँ कुछ भी आपके लिए नहीं है। वह अगले ही पल उसे पीछे हटाती दूर जाकर खड़ी हुई थी। नितिन ने खुद ही अपनी पकड़ को हल्की कर दी, जो वह जल्दी उसकी पकड़ से निकल गई। अपनी नाइटी ठीक करती वह लाइट ऑन करने लगी। मत ऑन करना, एकदम उसे टोक गया। वह सहम कर वहीं थम गई। नितिन नहीं चाहता था कि वह उसके जिस्म पर लगे जख्मों के निशान को देखे। आपने अपनी शर्ट नहीं पहनी। मधु बिल्कुल हकलाई थी।
जबकि वह चुप से उठता अलमारी से अपना ड्रेस निकालता गुस्से से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा था। यहीं चेंज कर लीजिए। बेकाबू न जाने कैसे नितिन के होंठों से फिसला था। वह थम सा गया था। मैं तो अंधा हूँ पर अब नहीं हूँ, वह सख्त शब्दों में बोला। ड्रेसिंग रूम में दरवाजा धाड़ से बंद करता उसे डरा गया था। लेकिन मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये देख सकते हैं। अचानक से मधु के दिमाग की बत्ती जली। उसे एक पल को यही लगा था कि नितिन उसे देख रहा है। वह अब ना चाहते हुए भी डर रही थी, जबकि हकीकत तो वह दिल से बहुत खुश थी। वह गुस्से से बाहर आता, उसे नज़रअंदाज करता सीधा बिस्तर की तरफ बढ़ा। वह वहीं खड़ी उसे देखती रह गई। कुछ तो मिसिंग था, लेकिन क्या। वह धीरे धीरे चलते उसके पास आई। दराज में पड़ा उसका मोबाइल उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि एकदम नितिन ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे प्यार भरी नज़रों से घूरा। अपनी जगह पर जाकर चुप से सो जाओ, वरना मेरे अंदर का शैतान जागा तो रात भर आपकी सिसकियां ही गूंजेंगी और आज की रात नींद के लिए तरस जाओगी। एक एक शब्द पर बड़ा जोर देकर कहता, उसके तरफ बिना पलक झपकाए देखता। उसे बुरी तरह से डरा गया था। नितिन वे डर कर उसे भुला गई थी। प्लीज मधु सो जाइए, वह अपनी आंखों पर बाजू रखता। उस पल मधु ने फिर से लाइट ऑन कर दी। वह अपने होंठ भींच कर रह गया, अपनी गुस्से वाली नजरों को उस पर टिका गया। रोशनी में उसके जिस्म की फुलावट को देखता वो फिर से अपने दिल के जज्बात को उमड़ता हुआ महसूस कर रहा था। क्या चाहती हैं? वह उसे चुप से देखता खुद उठ बैठा। आप देख सकते हैं, वह रोनी सी आवाज में बोली। उस एक पल में नितिन के दिमाग के पेच ढीले पड़े थे। इस बात की तरफ तो उसका ध्यान ही नहीं गया कि वह तो बार बार उसे खूबसूरती में उलझ रहा था। गहरी सांस भरकर वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। दोनों ही उस वक्त रेड कलर के कपड़ों में थे, जबकि वो खुली नाइटी में। मधु की आंखें उसकी गहरी आंखों में घुलती चली गई। अगले ही पल वह उसके कमर में हाथ डाले उसे अपने सीने में दबा गया और उसके कान के पास झुकता। तुम तो सब जानती हो। उसके कान की लौ को काट गया। उसके जवाब पर मधु के रोंगटे खड़े हुए। एक हफ्ते पहले का किस्सा उसे याद आया, जब वो यही समझी थी कि नितिन घर नहीं आया और वह रूम के अंदर ही कपड़े चेंज कर रही थी। अचानक नितिन बाथरूम का दरवाजा खोलता कमरे में चला आया था। तब वह बहुत ही बुरी तरह से अपसेट हुई थी। वह रूम में था और उसे पता ही नहीं था। उस पर एक पल को नितिन की निगाह रुकी थी, लेकिन अगले ही पल वह वहां से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया था। तब मधु के होश हवास गुम हुए थे। खुद को देखती बुरी तरह से कांपने लगी थी, पर फिर ये सोचकर नितिन तो देख ही नहीं सकता। उसे थोड़ा हौसला मिला। फिर आज वह जिस तरह सब राजों से पर्दे उठा रहा था, उस राज से मधु की जुबान गूंगी रह गई थी। वह उसकी कमर में हाथ डाले उसे जमीन से थोड़ा ऊपर उठा गया। जो कांच की गुड़िया बनी उसके सीने में समा गई। एक टक उसकी आंखों को देखी जा रही थी। नितिन ने उसके चेहरे पर फूंक मारी तो वह कांपती उसके बाजू में समा गई। बेकाबू उसकी निगाहें नितिन की चौड़ी बॉडी पर जा ठहरी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। छोड़िए मुझे, आपने मुझसे चीट किया। वह दुखी होती उसके सीने पर मुक्के मारती चली गई। उसके नाजुक हाथों की मार नितिन को फूलों की तरह महसूस हो रही थी। वह मुस्कुरा रहा था और उसका मुस्कुराना ही मधु को सख्त गुस्सा दिला रहा था। किस बात का गुस्सा है पत्नी आपको कि मैं देख सकता हूँ, या आपको सर से पांव तक देख चुका हूँ? वो बेकाबू बेशर्मी से बोलता उसे और ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। वह रोनी सी शक्ल बनाती उसके बाल नोचने लगी। ओके, क्या कर रही हो? मेरे बाल छोड़ दो। वह एकदम घबराया, फिर आकर उसके आंखों को नोचने लगी। नितिन ने उसके दोनों कलाइयों को एक हाथ से थाम ली, उसके पीछे कमर पर लगा दी। यार कुछ कहने का मौका तो दो यार, मुझे कुछ भी नहीं सुनना आपसे। आपने मुझसे क्यों झूठ बोला कि आप देख नहीं सकते हैं? मधु उसकी एक वजह है, इसलिए अब की बार वह गंभीर होता उसे देखता चला गया। बदला लेना था मुझे अपने माँ बाप के मौत का, जो कोई गैर नहीं अपने ही थे। और फिर उसे सारी सच्चाई बताता चला गया। उसके दोनों चाचा ने जायदाद के लिए अच्छा खासा अपने ही भाई और भाभी से दुश्मनी पाल ली थी और एक दिन दावत के बहाने अपने घर बुलाया। वहाँ मम्मी से जायदाद के पेपर साइन करने को कहा, पर मेरी माँ ने मना कर दिया। पापा के साथ वहाँ से निकले तो उन्होंने उस गाड़ी पर हमला करवाया। गाड़ी की टायर पंचर हो गई, गाड़ी अनबैलेंस हुई और पापा ने बहुत संभालने की कोशिश के बाद भी गाड़ी संभल ना सकी। माँ ने मुझे पीछे से अपनी तरफ आगे खींचना चाहा, लेकिन इतनी देर में गाड़ी सीधा पेड़ के साथ जाकर टकराई। जब एक्सीडेंट हुआ तब मैंने वो मंजर अपनी आंखों से देखा और पलक तक ना झपकाया। यही मेरी गलती थी। जब मैं 12 साल का था उस वक्त मेरे सर में और आंखों में कांच जाकर चुभा था और उस वक्त मुझे किसी ने गाड़ी से उठाकर बाहर फेंका था। मैं बेहोश होने से पहले
अपने चाचा की आवाज़ सुनी थी। वे आज भी मेरे कानों में हथौड़े की तरह बरस रहे हैं। मार दो इन तीनों को। नितिन की आंखें आंसुओं से तर थी और मधु भीगी आंखों से उसे देखे जा रही थी। नितिन अपनी जगह से खड़ा हुआ। तुम्हारे पापा ने ही मुझे सबसे छुपा दिया था। उन्होंने मेरा इलाज करवाया। तब मेरी आंखों की रोशनी बहुत हल्की हो गई थी। ये वक्त था, पर अंकल जी ने सब जगह ये फैला दिया कि नितिन अपनी आंखों की रोशनी को खो चुका है, ताकि मेरे चाचा जैसे भेड़ियों से मुझे सुरक्षित रख सकें। फिर मैंने अंधेपन का नाटक शुरू कर दिया और खुद को अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने के लिए तैयार किया था। ये बहुत तकलीफ का पल था मेरे लिए। जब तक मैं उन लोगों को उनकी औकात न दिखाता, ये फैसला किया और आज उनको नर्क में पहुंचा दिया है। वह अपने दोनों हाथों को देखता परेशानी से बोला, अपने कत्ल कर दिया। वह घबराकर अपनी जगह से उठी। वह उसी लायक थे। मैंने अपने माता पिता का बदला ले लिया है। वह बहुत गुस्से में बोला था। फिर भी कत्ल तो कत्ल ही है ना नितिन, आप किसी से यूं बदला नहीं ले सकते। आपने अपने हाथ खून से रंग दिए। वह उसके पास आती धीरे से बोली, पर मैं उसे मार चुका हूँ। अब सिर्फ सांस रोकना बाकी है। गुस्से से बोला। उसके दिमाग की नसें फटने के करीब हो रही थी। वह उसे कातिल कह रही थी, जबकि वह उसके माँ बाप का कत्ल करके दरिंदे आजाद जिंदगी बिता रहे थे। अब जब बदला लेने का टाइम था तो वह उसे क्या छोड़ देता। पिछले 2 साल से वह अपने चाचा और ताऊ को बेसमेंट में बंद करके कैद कर दिया था। हर तरह की परेशानी उन्हें दे रहा था, लेकिन जो नहीं दे रहा था वह तो सिर्फ मौत थी। और अब उसके चाचा राठौर तिलक सिंह ताऊ बेसमेंट में बंद थे। दोनों भाइयों ने 12 साल पहले जो खून का खेल खेला था, नितिन सूद समेत वापस लौटा रहा था। मधु एकदम उसके हाथ थाम गई। उस पर गुस्सा बहुत तेज सवार था और उसकी भूरी आंखें उभर कर एक अजीब सी डर पैदा कर रही थी। मधु, जाओ यहाँ से, मुझसे मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। कहीं आपको कुछ न कर दूं। गहरी सांस भरती अपनी आंखें मीच कर प्यार से बोली। उसी पल वह अपने कदमों को धीरे से उठाते उसके होठों पर किस कर गई। उस एक पल को नितिन को लगा आग पर पानी पड़ गया हो। अपनी होठ को नितिन की होठों से इतनी देर तक चिपकाए रखी। वह कुछ भी मूव नहीं कर रही थी, लेकिन अपने होठों को भी नहीं हटा रही थी। एक ठंडी फुहारे की तरह वह उस पर बरसने लगी थी। अगले ही पल वह उसके होठों पर दबाव बढ़ाने लगी। नितिन के दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। बेकाबू हाथ उसके कमर के पास लिपटने लगे थे। उसके नाजुक होठों को वह एकदम अपने होठों की पकड़ में ले गया था। मधु सिसकी भरते पीछे हटने लगी, लेकिन इस बार नितिन की पकड़ बहुत तेज थी। वह छुड़ा न सकी और उसकी सांसों को अपनी सांसों में घोलता चला गया। वह बुरी तरह से बहक रहा था। उसके सर के पीछे हाथ रखे वह उसके सांसों को अपनी सांसों में बुरी तरह उलझा गया। मधु, अपने आप को संभालो, खुद को मुझसे बचा लो। मैं आग हूँ, आप सहन नहीं कर पाओगी मुझे। वह उसकी नाक के साथ नाक रगड़ते आंखें नीचे बोला, आप खुद को कंट्रोल कर ले प्लीज। मुझे आपके गुस्से से बहुत डर लग रहा है। वह उसके सीने से लगी मुंह छुपाकर बोली, खुद को सौंप दो मधु, मुझे सुकून मिल जाएगा। मैं बरसों से ऐसी आग में जल रहा हूँ, मुझे बुझा लो। कोई बहुत अपना चाहिए जिसके सीने से लगकर अपना दर्द बांट सकूं, अपने दिल की हर बात कह सकूं। वह उसे पल पल पिघलता महसूस कर रही थी। वह पिघलती चली जा रही थी। आप पहले मुस्कुरा दीजिए। उसके गुस्से से उसको अभी भी बहुत डर लग रहा था, इसलिए शर्त रख रही थी। नितिन उसे देखते जा रहा था। आज आप बहुत ही प्यारी लग रही हो। छोटी सी हॉट सी गुड़िया और उसके सीने पर गहरी निगाहों से देखता जरा सा मुस्कुराया था। उस पल मधु को भी उसके एक मुस्कान से तसल्ली मिल गई थी। वह एकदम उसे बिस्तर पर गोद में उठाकर ले गया था। वह सीधा पीछे जा गिरी। वह उसके गोरे जिस्म को निहारता अपने कपड़े उतार कर फेंक गया। उसके बहकती निगाहों को देखती मधु बिल्कुल शर्मा गई। वो पीछे हटने लगी थी कि एक धीमी मुस्कान के साथ उसके चेहरे के बहुत पास आ गया। मधु ने घबराए हुए अंदाज में उसकी आंखों पर दोनों हाथ जमा दिए। क्यों जुल्म कर रहे हो? जान लेने का इरादा है क्या? वह उसके चेहरे पर झुकता अपने होंठ रखकर उसे भी अपने साथ घोलता चला गया। लाइट डिम किया। वह उस पर पूरी तरह से छा चुका था। सारे पर्दे गिराता चला गया। मधु ने भी दिल की खुशी से अपने आप को अपने पति को सौंप दिया। फिलहाल अब तो सब ठीक हो गया था। नितिन ने मधु की बात मानकर अपने चाचा और ताऊ को पुलिस के हवाले कर दिया था और सभी को इसके बारे में पता चल गया था। नितिन देख सकता है। इस बात पर सिमरन का जी चाहा कि वह सब कुछ तहस नहस कर दे और यही करने का इरादा भी रख रही थी, लेकिन ऐसे में वह हनीमून जाने का प्लान बना रहे थे, जिसे सिमरन ने बर्बाद कर दिया। उस वक्त सभी बड़े हॉल वाले कमरे में मौजूद थे
और आंसू थे कि सिमरन की आंखों से बहते ही जा रहे थे। संतोषी देवी गुस्से भरी निगाहों से बेटी को देख रही थी। वे चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। जो खेल खेल चुकी थी, अब कुछ भी कहना सुनना बिल्कुल बेकार था। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। अचानक से नितिन की आवाज पर वहां मौजूद सबको हिलाकर रख दिया। उस पल मधु बुरी तरह से डगमगाई थी। पास खड़ी पूनम देवी ने उसे जल्दी सहारा दिया। नितिन, मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ भी हो, लेकिन मेरी बेटी की इज्जत दांव पर लगी है और तुम ही हो जो अब इस दाग को मिटा सकते हो। विक्रांत साहब ने नितिन के आगे हाथ जोड़े थे। नितिन ने उनका हाथ थाम लिया। विक्रांत साहब ने कहा, ये पड़ोस का मामला भी है और रिश्तेदारी का भी मामला है। इसे यहीं खत्म करना होगा। वह कुछ कहने वाला था जब सामने पत्थर बनी मधु को देखा। नितिन का चेहरा हद से ज्यादा गुस्से में था। वह रो नहीं सकती थी, लेकिन उसकी भूरी आंखें पलकों समेत कांप रही थी। शादी का बंदोबस्त करवाओ, मैं आ जाऊंगा। वह अपनी कहता मधु की तरफ बढ़ा और उसको कलाई से थाम कर मधु ने अपनी कलाई न छुड़वाई, बल्कि उसके साथ खींचती चली गई। ये मेरी बेटी के साथ बहुत बुरी ज्यादती है विक्रांत साहब। अगर उसे कुछ हुआ, मैं आप में से किसी को माफ नहीं करूंगी। पूनम देवी रोते हुए वहां से अंदर चली गई, जबकि सिमरन के चेहरे पर एक तसल्ली था। फाइनली आज वह कामयाब हो गई थी। गाड़ी की ड्राइविंग सीट संभालते हुए बहुत चुप से ड्राइव कर रहा था, जबकि मधु बिल्कुल चुप थी। वह उसके बराबर चुप रहने पर नितिन को अंदर ही अंदर मार रही थी। तो चढ़ती निगाह उस पर डाली। मधु, जो दिल में है वह बोल दो। आखिरकार वही बोला, मुझे डिवोर्स दे दो। वह बोली भी तो क्या, नितिन की आत्मा तक खींच ली। गाड़ी का कंट्रोल उसके हाथ से छूटा और वह अनबैलेंस हुआ तो वह जल्दी एक तरफ को पार करता गाड़ी को ब्रेक लगा दिया। उसके सांस गहरी हुई थी। आप चाहती हैं कि नितिन मर जाए? वह सामने विंडो स्क्रीन पर देखता बहुत धीरे से लेकिन गुस्से वाली शब्दों में बोला, नितिन, मैं आपको नहीं बांट सकती। मैं मर जाऊंगी, मैं मर रही हूँ। यही सब सोच सोच कर अब वो सिमरन, मेरा सांस रुक रहा है, इसे और आसान कर दो। मेरा गला घोंट कर रोक दो या मुझे अलग कर दो। मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगी। वह भी गहरी सांस भर गई। तो आप मुझ पर शक कर रही हैं? मुझ पर भरोसा नहीं आपको? वह खुद से बोला। आपने क्यों हाँ भरी? क्यों करेंगे आप उससे शादी? वह झूठी है। पहले दिन से आप पर उसकी नजर है। जानता हूँ, जब वक्त आएगा सब राज खुल जाएंगे। उसके सारे चालों का जवाब एक ही बार में दूंगा। मुझे बस आपका साथ चाहिए। वह उसके आगे अपनी हथेली फैला गया। आप मुझसे वादा करेंगे कि आप सिर्फ मेरी मधु हैं? वह उसका आंसू पोंछते बोला, दिल से सिर्फ आपका हूँ, आपका ही रहूंगा। आपको ब्याह कर लाया हूँ, सिर्फ आपका ही हूँ। हमेशा की तरह वह उसे अपने करीब करता उसके माथे के साथ माथा जोड़ गया। तुम विश्वास करो मुझ पर। नितिन की सांस अपनी मधु के होने से चलती है। मेरी लाइफ में मधु सिर्फ आप हैं। तुम मेरी आईना हो। मुझे छोड़ने की बात की तो खुद को और अपने आप को मार दूंगा। वह बहुत गुस्सा हुआ था। मधु उसका यही गुस्सा तो चाहती थी। कुछ हद तक सही, वह तसल्ली में हो गई थी। सिमरन सोच समझकर नितिन पर इल्जाम लगा चुकी थी। वह मेरे कमरे में आया था, मेरे साथ जोर जबरदस्ती की थी। उस पल वह नितिन को खुद पर गिरा चुकी थी। उसने अपने कपड़े भी फाड़ लिए थे ताकि झूठ में हकीकत का रंग भर जाए। नितिन समेत सब घर वाले जानते थे ये झूठ है, लेकिन सिमरन ने अपनी इज्जत का जाल फेंका था। मजबूरन अंकल ने नितिन के आगे हाथ जोड़ दिए थे। एक दिल चाहा कि वह अपनी बेटी को जान से ही मार दे, लेकिन बड़े भाई ने रोक लिया। अब कुछ भी ऐसा नहीं होने दे सकते थे। और फिर 2 दिन के बाद शादी के लिए विक्रांत हाउस जमा हो गए थे। सिमरन दुल्हन बनी बैठी थी। जब दरवाजा खोलकर मधु अंदर आई थी, उसे देखकर सिमरन ने एक नज़र मुस्कान भरे चेहरे से उसे देखा और अपना लहंगा संभालती उसके तरफ बढ़ी। फाइनली तुम्हारा पति अब मेरा बन रहा है। देखना कैसे उसे सिर्फ अपना बना लूंगी। अपने हुस्न और मोहब्बत के जाल में ऐसा उलझाऊंगी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देख सकेगा। मधु को चैलेंज कर रही थी, जबकि मधु जो मुस्कुरा रही थी। तुम्हारे लिए सेज तो मैंने अपने हाथों से सजाई है। उम्मीद करती हूँ आप उस सेज तक सही सलामत पहुँच जाओ। मधु जरा सा झुककर कहती, आंखों में अजीब सी चमक ले आई थी। उसके बाद पर सिमरन बिल्कुल सन्नाटे में आ गई थी। हैरानी की बात है, अपनी सौतन के लिए सेज सजाकर आई हो भाई, बहुत बड़े दिल वाली हो। सिमरन ने गुस्से भरे अंदाज में सर झटका तो मधु भी मुस्कुरा दी। अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा किसकी सेज सजी हुई है। मधु के शब्द अभी मुंह में ही थे कि विक्रांत साहब पंडित जी के साथ अंदर दाखिल हुए। सिमरन ने झट से घूंघट उठाकर चेहरे पर एक मक्कारी हंसी ले आई थी।
सिमरन जल्दी से उठी थी, पंडित जी के साथ मंडप में जाकर बैठ गई थी क्योंकि मंडप में दूल्हा तो कोई और था। सिमरन के पैरों तले से जमीन खिसकी थी। झट से घूंघट उलटकर पिता को देखा, जिनके हाथ में अब पिस्तौल थी। जैसे वह कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन उनकी आंखें और उनका चेहरा सब कुछ बता रहा था कि मना नहीं करना, वरना सारी गोली तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। पंडित जी ने अपने सारे मंत्र शुरू किए थे और जल्दी जल्दी शादी की रस्में शुरू हो रही थी। जयमाला पर वह जयमाला नहीं पहन रही थी। तभी उसके पिता ने गन को अनलॉक किया। सिमरन ने घबराकर जयमाला उस लड़के को पहना दिया। मधु के दिल को बड़ी तसल्ली मिली। उसने गहरी सांस छोड़ते एक अफसोस भरी निगाह सिमरन पर डाली और बाहर निकल गई। थोड़ी ही देर में शादी संपन्न हुई तो घर आए मेहमानों को खाना शुरू किया जाने लगा था। सिमरन ने कमरे के अंदर अच्छा खासा शोर मचाया हुआ था, जिस पर संतोषी देवी उसे एक थप्पड़ भी जड़ दिया था। जब मधु को झट से अपनी शादी वाले दिन याद आ गए थे, वह भीगी आंखों से दूर खड़ी अपना वक्त सोचती मुस्कुराई थी। क्या हुआ, अकेले अकेले मेरी पत्नी मुस्कुरा रही है? वे जो सबसे अलग थलग खड़ी थी, अचानक अपने पीछे नितिन की मौजूदगी महसूस करते चौंकी और उसे मुस्कुराकर देखा। कुछ नहीं, यूँ लगता है शादी वाले दिन थप्पड़ खाना हमारा पारिवारिक रिवाज बन गया है। मैंने भी शादी वाले दिन थप्पड़ खाया था और आज सिमरन ने भी खाया है। मधु, विश्वास करो, मुझे जरा भी अंदाजा होता आपके साथ जोर जबरदस्ती की गई है तो मैं कभी भी। अरे क्या बोल रहे हैं आप? पत्नी हूँ आपकी। मैंने तो आपकी तस्वीर देखकर ओके कर दिया था, लेकिन जब सिमरन ने मुझे आपके अंधे होने का बताया तो कुछ इस अंदाज से की थी कि मैं आपे से बाहर होते मना कर गई थी। मुझ पर विश्वास करो कि शादी के बाद आपके संग विदा होते ही दिल से आपको अपना लिया था। तभी बात बात पर ताना देती थी। वे गुस्से से बोला, आप कौन सा कम थे? आप अपनी आंखों से देख सकते थे, फिर भी मुझे उल्लू बना रहे थे। ये तो मुझे उस दिन पता चला था आप पकड़े गए थे, वरना आप तो अब भी न पकड़े जाते। वे कमर पर हाथ रखे लड़ाकू औरतों की तरह बोली थी। नितिन बहुत धीमी से मुस्कान दिया था। सच में मान गए। शादी के 6 महीने के बाद पत्नी ने मुझे पकड़ लिया। आपकी जगह मैं होता तो एक दिन में पकड़ लेता। वह उसके पास बाहें फैलाते बोला, वेरी फनी। वह भी मुस्कुराई थी। मधु, सबसे मिल लो, फिर निकलते हैं। पता है ना, आज रात की फ्लाइट है। वे दोनों विदेश जा रहे थे अपने हनीमून के लिए और विक्रांत हाउस में सब जानते थे कि सिवाय सिमरन के जो उसने हरकत की थी, उसके बाद कोई भी उसे अपने मुंह नहीं लगा रहा था। फ्लाइट रात की है तो अभी क्यों मिलना है सबसे? शाम तक रुकते हैं यहीं पर। वह मुंह बनाते बोली, पत्नी, ये शादी वाला घर है, आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करिए और अपने पति की ज़रूरत का ख्याल करें। रात की फ्लाइट का मतलब है कि अपने स्पेशल मोमेंट दिन में एंजॉय कर लेते हैं। अब जल्दी से जल्दी चलते हैं घर। आपके लिए स्पेशल एक खूबसूरत नाइटी ऑर्डर किया है। आज मुझे वह दिन में पहनकर आपको दिखाना है। बहुत बेशर्म हो गए हैं नितिन आप। यहाँ कोई सुन लेगा तो क्या सोचेगा और क्या कहेगा? उसकी बुरी तरह से शर्म से गाल लाल होने लगे थे, जबकि नितिन के जज्बात फिर से उमड़ रहे थे। सामने ही सिमरन की विदाई हो रही थी। उसने जालीदार घूंघट से गुस्से में अपनी निगाहों से उन दोनों को देखा और अपने दूल्हे के साथ गेट की तरफ बढ़ गई। चलो, इसका भी घर बस गया। अब चालाकियां और मक्कारियां थोड़ी कम होगी। नामुमकिन, नितिन ने बड़ी विश्वास से कहा। क्या मतलब? ये कि जिस घर में इन मैडम की शादी हुई है वहाँ उनकी 3 नंदे और जेठानियां हैं। मतलब समझो, अब मक्कारियां और चालाकियों की एक नई शुरुआत होगी। खूब बनेगी, मिल बैठेंगी सारी साजिशें। मधु नितिन की बातों पर आंखों में हैरानी लिए थी। ये किस जन्म का बदला लिया है तुमने उसके साथ? सही में बहुत धोखा किया है तुमने। क्या जरूरत थी उसको इतने बड़े परिवार में शादी करने की? सिमरन का पति तो बहुत अच्छा है, तुम फिक्र ना करो मधु, वह उसे बहुत प्यार से समेट लेगा। वह मेरे बचपन का दोस्त है। इतने बड़े परिवार में सिमरन तो पागल हो जाएगी। अच्छी बात है ना, अपने घर में ही लगी रहेगी, हमारी जान छूटी रहेगी। उसकी बात पर मधु ने उसे एक मुक्का जड़ा था। बहुत खूंखार चीज है आप पत्नी, हाथ थोड़े धीरे चलाओ यार। वह गुस्से में उसे देखते बोला, आप अपनी बार कौन सा हाथ धीरे रखते हैं? जब तक मेरी चीख नहीं निकलती, जब तक मेरे जिस्म से खेलते ही रहते हो। वह भी उसे बोलती नाराज होती हैरान कर गई। चलिए आज फिर बताता हूँ अपनी हाथ कैसे धीरे रखते हैं। तुम भी तो बहुत इंजॉय करती हो और अब शिकायत कर रही हो। वह एक आंख दबाता उससे बोलता। मधु दिल से मुस्कुराते अंदर की तरफ बढ़ गई। जरूर हर मुश्किल के साथ आसानी आती है। नितिन इतने साल से नफरत की आग में जल रहा था, लेकिन मधु की मोहब्बत पाकर उसके अंदर से नेगेटिव चीजें खत्म होती चली गई थी।
जरूरी नहीं नफरत का जवाब नफरत से दिया जाए। कीचड़ में पत्थर फेंकने से खुद भी गंदे हो जाते हैं। मधु जैसी मासूम दिल की लड़की ने नितिन को बिल्कुल मोम बना दिया था, जो उसने उसे अंधेरे की दुनिया से बाहर लाकर खड़ा कर दिया था। सिमरन क्या करने जा रही है ससुराल, उसके नेचर के हिसाब से समझ जाना। बाकी आप लोग तो बहुत समझदार हैं और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।